बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इन मैनी पब्लिक लाइब्रेरीज इफ वी आर लेट इन रिटर्निंग बारोड बुक्स वी विल इनकर अ फाइन पर डे फॉर ईच ओवरड्यू बुक। यानी अगर हम लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाते हैं, अगर हम टाइम के ऊपर जो है वो वापस नहीं करते तो हमें क्या होगा कि हमें पर डे के लिहाज से जो है वो आपको फाइन जो है वो देना पड़ेगा। अच्छा, इसी चीज़ को जो है ये एक टेबल के अंदर जो है वो शो किया गया है। अच्छा, टेबल के अंदर जो है वो जो आपकी पहली रो है उसके अंदर लिखा हुआ है जी नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज को जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और सेकंड रो के अंदर जो है वो फाइन है, फाइन को वाई से रिप्रेजेंट किया है और सेंट्स के अंदर जो है ये फाइन जो है वो शो हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें तो देखें ये नंबर ऑफ डेज जो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 10 तक जो है वो शो किए गए हैं। और इसी तरह फाइन जो है वो आपका 15 फिर 30 45 ये आगे जो है वो चल रहा है 150 तक। इस टेबल के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इंक्रीजेस विल द फाइन इंक्रीज और डिक्रीज। तो साफ जाहिर है कि अगर आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका फाइन जो है वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, दूसरा वो कहता है कि इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज डबल्ड हाउ विल द फाइन चेंज। अच्छा, अगर आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो डबल हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, आपका फाइन क्या होगा, वो आपका फाइन जो है वो भी डबल हो जाएगा। अच्छा, उसको एग्जांपल्स में उसने देखा हुआ है, हिंट के दिया हुआ है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज 3 हैं, 3 डेज है तो आपका फाइन कितना है 45 है। और अगर आपके डेज जो है वो 6 हो जाते हैं तो 6 होने की सूरत में आपका क्या हो जाता है, फाइन क्या हो जाता है, वो 90 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल हो गया, पहले 45 था फिर आपके पास जो है वो 90 हो जाता है। नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज ट्रिपल्ड व्हाट विल बी हैपन टू द फाइन। यानी अगर आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो ट्रिपल हो जाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, आपका फाइन जो है वो भी ट्रिपल्ड हो जाएगा। नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज हाफ्ड। यानी अगर आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो हाफ हो जाते हैं तो फाइन क्या होगा, आपका फाइन भी हाफ हो जाएगा। उसको जो है उसने हिंट दिया हुआ कि देखिए अगर आपके फाइन जो है वो 10 डेज का फाइन देखें तो आपके पास कितना आ रहा है, वो 150 आ रहा है। तो अगर आपके डेज जो है वो 10 से आपके पास जो है वो 5 डेज हो जाते हैं तो उस सूरत में आपका फाइन कितना हो जाता है, वो 75 हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली 150 से जो है वो आपका 75 हो तो वो हाफ हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है जी इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी आपके जो है ओरिजिनल नंबर से अगर आपके जो डेज हैं वो 1/3 हो जाते हैं तो उस सूरत में जो है वो आपका फाइन क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो फाइन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाएगा, वो 1/3 टाइम जो है वो आपका फाइन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से हमारे पास जो है वो एक कंक्लूजन आ रहा है, वो क्या है कि अगर तो आपके पास x इज इक्वल टू 3 और x3 से आपका x इज इक्वल टू 6 हो जाता है, यानी नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, आपका फाइन जो है y इज इक्वल टू 45 से आपका फाइन जो है वो 90 हो जाता है, यानी आपका फाइन भी जो है वो डबल हो जाता है। फिर वो कहता है अगर x इज इक्वल टू 10 यानी नंबर ऑफ डेज आपके पास 10 है तो 10 से आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, यानी हाफ हो जाते हैं। तो आपका फाइन क्या होगा, वो फाइन भी आपका जो है वो हाफ हो जाएगा, यानी 150 से 75 जो है वो आपका जो है वो फाइन हो जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ डेज x अ बुक इज ओवर ड्यू चेंज द फाइन y सेंट्स चेंज प्रोपोर्शनली। यानी अगर आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो चेंज हो रहे हैं तो आपका फाइन जो है वो भी चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा, वो प्रोपोर्शनली होगा। अच्छा, अब प्रोपोर्शनली से क्या मुराद है, प्रोपोर्शनली असल में आपका रिलेशनशिप शो करता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, कि जब आपकी एक क्वांटिटी जो है
वो चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी चेंज होती है। इसको प्रोपोर्शनली जो है वो कहा जाता है। तो ये रिलेशनशिप जिसमें आपकी एक वैल्यू के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या दूसरे लफ्जों में हम इसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है जी, हम टेबल नंबर 7.2 की तरफ आते हैं। इस टेबल के अंदर भी जो है वो कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया गया है। पहला कंसेप्ट तो यह है कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसका एक आइडिया दिया हुआ है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास एक नंबर ऑफ डेज और दूसरा क्या है, आपका फाइन है। जब हम फाइन को नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास आंसर जो है वो 15 आ जाता है। इसी तरह 30 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो अगेन इसी तरह अगर आगे हम चलते जाएं तो फाइन को नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो एक ही वैल्यू आ रही है और वो 15 है, और ये कांस्टेंट जो है वैल्यू है, यानी दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ये फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ एक तो रेट का कंसेप्ट जो आपके पास आ गया कि रेट क्या है, कि रेट इज अ वे ऑफ कंपेयरिंग हाउ वन क्वांटिटी चेंज विद एन अदर। तो आपका रेट जो है आगे उसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स इस तरह है कि अगर तो आपके पास सेम काइंड में आपकी कंपेयरिंग, आप दोनों को कंपेयर करें, या डिफरेंट काइंड्स में अगर तो आपकी दोनों वैल्यू जो है सेम हो, सेम यूनिट में हो, तो आपका यही रेट जो है वो रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जो रेट दिया होगा, रेट की भी दो टाइप्स हैं। दो टाइप से मुराद इस तरह है कि ऐसे समझे कि जैसे एक आपका रेट जो है वो एक्सप्लिसिट रेट, एक्सप्लिसिट रेट। अच्छा, एक्सप्लिसिट रेट क्या होगा कि जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्लैरिटी होगी, ठीक है, यानी क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्लियरली मेंशन किया होगा कि ये आपका रेट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अ कार ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ रेट जो है वो आपका क्लियरली मेंशन हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं ये एक्सप्लिसिट रेट है। अच्छा, दूसरा रेट जो है उसको कहते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट रेट। अच्छा, ये रेट यानी दो क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन होगा, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, बल्कि हमें क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी होगी वहां से हमने इसको फिगर आउट करना होगा। उसके एग्जांपल्स आप इस तरह समझें कि अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अच्छा, आप देखो इसके अंदर दो चीजें दी हुई हैं, एक आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर और दूसरा उसने दिया हुआ है 3 आवर्स। तो यहां से जब हम रेट निकालेंगे तो रेट क्या होगा, रेट दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास इस एग्जांपल के अंदर 180 किलोमीटर है और इसी तरह जो टाइम दिया हुआ है वो 3 आवर्स है। तो इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चंस के अंदर हमें जो रेट दिया हुआ वो क्या होगा, वो इम्प्लिसिट फॉर्म में होगा, यानी वो क्लियरली मेंशन नहीं होगा, बल्कि हम जो इंफॉर्मेशन से जो है वो खुद जो है उसको जो है वो फाइंड करेंगे। अब यहां से हमें जो है एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन क्या है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y और x जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1। अब देखो इसमें दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो सेम है, यानी इसको रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है, और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y1 ओवर x1 इज इक्वल टू y2 ओवर x2, और ये आपका जो है वो रेट है, यानी एक क्वांटिटी जो है उसका जो है वो दूसरी के साथ प्रोपोर्शनली जो है वो शो किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये वर्क एग्जांपल 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि इफ 6 किलोग्राम ऑफ बिस्कुट्स कॉस्ट जो है वो $27 है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 13 किलोग्राम ऑफ बिस्कुट्स। अच्छा, यानी आपके पास 6 किलोग्राम की प्राइस दी हुई है और 13 किलोग्राम की आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे इसको ये मुख्तलिफ मेथड जो है वो बताए गए हैं कि जिससे आप इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला मेथड क्या है, वो आपका यूनिटरी मेथड है। अब यूनिटरी मेथड क्या है कि इस मेथड के अंदर जब भी हमने क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले हम जो है वो सिंगल यूनिट की वैल्यू जो है वो कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास किसी सिंगल यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो फिर जितनी चीज़ों की हमने प्राइस निकालनी होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। जैसे देखें
6 किलोग्राम कॉस्ट जो है वो 27 है, तो 1 की हमने फाइंड करनी है, तो 1 की क्या करेंगे हम 27 को जो 6 के ऊपर डाल जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम 27 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है जी $4.5। ठीक है, ये हमारे पास 1 किलोग्राम की जो है वो वैल्यू आ गई है या कॉस्ट आ गई है। तो अब जितने भी किलोग्राम की हमने कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं हम उस नंबर को इस वैल्यू से जो है यानी सिंगल यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर 13 किलोग्राम है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या किया 4.5 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 58.50 जो है डॉलर उसकी वैल्यू आ गई। ये तो है यूनिटरी मेथड। अच्छा, सेकंड जो है प्रोपोर्शन मेथड, वो भी यूज होगा। अच्छा, अब देखो प्रोपोर्शन मेथड के अंदर सबसे पहले उसने लेट कर दिया कि क्योंकि हमने 13 किलोग्राम बिस्कुट उसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको उसने ए जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, अब देखो इस मेथड 2A में क्या कर रहा है वो y2 डिवाइडेड बाई x2, यानी यहाँ वो रेट का कंसेप्ट जो है वो यूज कर रहा है, यानी आपकी y2 की वैल्यूज को x2 के ऊपर डिवाइड कर रहा है और इसी तरह y1 की वैल्यू को x1 के ऊपर डिवाइड कर रहा है, तो सेम जो है वो आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है। अच्छा, मेथड 2B के अंदर वो क्या कर रहा है, इसमें यहाँ वो y2 और y1 यहाँ भी वो कंपेयरिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है वो सेम क्वांटिटीज की कर रहा है। ठीक, यहाँ भी ये फाइन है, यानी y2 भी फाइन है और नीचे जैसे हमने पढ़ा था y1, तो फाइन को फाइन के ऊपर डिवाइड किया था तो वो क्या होता है आपका वो रेशियो का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ भी जो समझ लें कि रेशियो के कंसेप्ट के साथ जो है ना उसको डिवाइड कर रहा है, यानी इसको प्रोपोर्शन मेथड ही कहते हैं। यानी ये मेथड यूज कर ले या ये वाला मेथड कर रहे, दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब पीछे हमने देखा है कि जब भी हम रेट लेते हैं, यानी रेट क्या है तो y डिवाइडेड बाई एक्स, यानी हमने फाइन को नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 15 आ रही है और ये 15 वैल्यू क्या है, ये आपकी कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट आप किसी भी दिन जो है आप जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास वैल्यू जो हमेशा जो है 15 ही आती है। यानी आपका रेट जो है वो हमेशा क्या होगा वो फिक्स होगा यानी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ y ओवर x इज इक्वल टू के, इसी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू के एक्स आ जाता है और यहाँ साथ लिखा हुआ है कि आपकी k जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0, यानी k क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब हम सपोज जो है हम लिखते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आगे वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू के एक्स। अब अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूँ तो वैल्यू को जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास 0 इंटू एक्स और ये क्या आ गया 0। इसका मतलब कि जब आपकी k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस सूरत में क्या होगा आपकी y की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। y की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 0 हो जाता है, यानी आप x की कोई भी वैल्यू यानी इंडिपेंडेंट की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा जो है वो 0 आ जाएगा, वो ऑलवेज 0 होगा। एक बात, दूसरा के जो है वो आपका 0 होगा तो क्या होगा उस सूरत में आपका जो ग्राफ है वो हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टली लाइन के ऊपर जो है वो ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका ग्राफ जो है वो शो होगा। ठीक है, तो इसलिए के की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 जो है वो हम जो है वो कंसिडर करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट इसमें देखें कि y is directly proportional to x, then the graph of y against x is a straight line that passes through the origin। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर जब भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा जो है वो आपके ओरिजिन से जो है वो क्रॉस करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जी वर्क एग्जाम्पल 2, फार्मिंग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उससे हम क्या करेंगे एक इक्वेशन जो है वो बना लेंगे और उस इक्वेशन की मदद से जो है वो हम अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4, यानी पहली बात उसने क्या है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और साथ ही उसने x और y की वैल्यू दी हुई है। तो अब यहां से क्या होगा जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो इसका मतलब हम उसको y इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं और k आपका जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब k की वैल्यू 3 जो है वो जब हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर
तो आपके पास y इज इक्वल टू 3x आ गया। ये हमारे पास जो एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से हम x या y की एक वैल्यू हमें दी होगी और दूसरी वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। अब जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर उसने x की वैल्यू दी हुई है 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू जो है 8 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू जो आ जाएगी। ठीक, एक मेथड तो ये है। अच्छा, दूसरा उसने देखो ये कंसेप्ट क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि x की वैल्यू 4 थी तो आपके पास y की वैल्यू क्या थी, 12 थी। यानी x 4 था तो y क्या था, 12 था। तो अगर हम x की वैल्यू जो है डबल कर दें, यानी 4 से 8 कर दें, तो y क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अगेंस्ट जो है वो 24 y की वैल्यू आ गई। ये एक दूसरा मेथड है। अच्छा, तीसरा उसने क्या दिया हुआ है, ये देखो y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1। इसमें क्या है, आपका रेट का या रेशो का कंसेप्ट उसने दिया हुआ है कि हमने क्या किया है, y2 को y1 से जो है वो उसकी रेशो ले ली या डिवाइड कर दिया या रेट उसका निकाल लिया, और इसी तरह x2 को x1 के ऊपर डिवाइड करेंगे जो अननोन हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे इसमें y2 हमारे पास अननोन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस अगेंस्ट जो है फिर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 24 आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो तकरीबन 3 मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी मदद से जो है हम ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जी, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। 108 identical books have a mass of 30 किलोग्राम। Find the mass of 150 such books। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो है वो 108 बुक्स की जो है वो मैस जो है वो 30 किलोग्राम दिया हुआ है, तो हमने जो है वो 150 जो है बुक्स का मैस जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब मैं जो है इस क्वेश्चन को जो है वो रेशो के मेथड से या प्रोपोर्शन मेथड जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं। एक दी हुई है जी आपकी बुक्स, और सेकंड हमें दिया हुआ है जी उसका मैस, और मैस जो है वो दिया हुआ है किलोग्राम के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब देखो 108 यानी आपके पास बुक्स कितनी हैं, 108, और इनका मैस दिया हुआ है 30, और फाइंड क्या करना है हमने हमने 150 बुक्स जो है इनका मैच जो है आपने फाइंड करना है। सपोज जो है मैं उसको जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैच। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं या दो वैल्यूज दी हुई हैं, इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। अब क्योंकि हम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें पता है कि अब देखो 108 जो है बुक्स, उसका मैथ अगर 30 है तो बुक्स अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका मैथ जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो जब भी दोनों वैल्यू जो है वो एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो या एक के डिक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो जाए तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो उस सूरत में हमेशा एरो जो है वो हम दोनों एरो जो है वो अपवर्ड या दोनों जो है वो डाउनवर्ड जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपवर्ड किया है, अब दोनों को मैं डाउनवर्ड भी शो करूं तो इसका मतलब यही होगा कि ये दोनों जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ बुक्स is directly proportional to the mass of books। ठीक है, कि ये दोनों आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसका सिंपल सा मेथड है आपने कि आपने ये 108 लिखा और उसी 150 को उसके नीचे लिखेंगे, दरमियान में लाइन आपने लगा दी इज इक्वल टू 30 ओवर एक्स, यानी एज इट इज जैसे वैल्यूज दी हुई थी मैंने उसी तरह लिख के दरमियान में जो है ना आपके जो है वो ये लाइन लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 108 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 108x, और इसी तरह 30 को जो है 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमने, यानी दोनों को क्या किया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अच्छा,
अब देखो 108 x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 150 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो है जी 30 मल्टीप्लाई बाई 150 और ये 108 जो है दूसरी तरफ जाके जो है डिवाइड हो जाएगा और यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 41.7 किलोग्राम जो है ये वैल्यू आ जाती है डेसिमल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 150 बुक्स जो है उसका मैथ जो है वो 41.7 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अच्छा इसी का बी पार्ट में करता हूँ। अब बी पार्ट में यही हम मेथड जो है वो दोबारा जो है वो कि आपके पास बुक्स हैं और सेकंड आपके पास मैथ है, मैथ जो है वो आपका किलोग्राम के अंदर दिया हुआ है। तो अगेन मैं लिखूंगा 108 बुक्स जो है उसका मैथ जो है वो 30 है किलोग्राम। तो आपने क्या करना है, अब सेकंड में कहता है द नंबर ऑफ सच बुक्स डेट हैव ए मैथ ऑफ 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम मैथ उसने दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ बुक्स को मैंने क्या किया, वो एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी उसी तरीके से जैसे पहले अभी क्वेश्चन किया था। अब देखें यहाँ जब आपका मैथ्स कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका नंबर ऑफ बुक्स जो है वो भी कम होगी। तो इसका मतलब दोनों में क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं दोनों का एरो साइन जो है ना ऊपर की तरफ जो है वो कर देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ कि द मैथ्स ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, यानी आपका मैथ्स ऑफ बुक्स जो है वो आपके नंबर ऑफ बुक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसी तरीके से हम 108 ऊपर है, इसी तरह x नीचे लिखा और 30 डिवाइडेड बाई 20 अगेन बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 20 और x आपका आ जाएगा जी 108 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18। तो आपके पास जो है वो 72 बुक्स आ जाती हैं।